हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। ये स्टूडेंट्स, हम चैप्टर रीड कर रहे थे साना साना हाथ जोड़ी, रिटन बाय मधु कांकरिया। कृतिका का थर्ड चैप्टर है ये। तो इसमें यह एक यात्रा वृत्तांत है और इसमें अब तक हमने पढ़ा कि लेखिका जो है गैंगटॉक की यात्रा पर जाती है और गैंगटॉक शहर उसको बड़ा सुंदर लगता है। मेहनतकश बादशाहों का शहर कहती है क्योंकि यहाँ सारे लोग बहुत मेहनती हैं, बच्चे से लेकर बड़े तक। इसके बाद हमने हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा के बारे में पढ़ा। फिर वहां लेखिका को सफेद सफेद बौद्ध पताकाएं दिखी, जिसको उसके जितेन नार्गे ने बताया। जितेन नार्गे उसका गाइड था। उन्होंने बताया कि यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है और आत्मिक शांति के लिए जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ 108 सफेद झंडियां लगाई जाती हैं। और जब कोई शुभ कार्य होता है तो नया कार्य होता है तो उसकी शुरुआत में यहाँ रंगीन झंडियां लहराई जाती हैं, रंगीन पताकाएं लगाई जाती हैं। ओके, इसके बाद आपने पढ़ा कि यहाँ के रास्ते जो हैं वो टेढ़े मेढ़े हैं, संकरे रास्ते हैं। इसके बाद आपने प्रेयर व्हील के बारे में पढ़ा कि यहाँ एक प्रेयर व्हील है जिसको धर्म चक्कर भी बोला जाता है और इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। ये जितेन नार्गे ने उसको बताया। इसके बाद लेखिका ने एक बहुत बड़ा झरना देखा जिसका नाम था 7 सिस्टर्स वाटरफॉल। तो लेखिका और सारे वहां देख रहे थे। सभी लोग अपने कैमरे में बिजी थे उसको खींचने में, फोटो खींचने में। अब आगे का पाठ पढ़े। आदिम युग की किसी अभिशप्त राजकुमारी सी मैं भी नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर बैठकर झरने के संगीत के साथ आत्मा का संगीत सुनने लगी। अभिशप्त यानी कि जिसको श्राप मिला हुआ। थोड़ी देर बाद ही बहती जलधारा में पांव डुबोया तो भीतर तक भीग गई। मन काव्यमय हो गया, सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। यानी उसे बड़ा अच्छा लगा उस पानी में अपने पांव को डुबोकर। उसकी आत्मा तक अंदर भीग गई। जीवन की अनंतता का प्रतीक वह झरना। इन अद्भुत अनूठे क्षणों में मुझ में जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा था। इस कदर प्रतीत हुआ कि जैसे मैं स्वयं भी देश और काल की सरहदों से दूर बहती धारा बन गई हूँ। सरहदें होती हैं सीमाएं, जैसे देश की सीमा होती है। भीतर की सारी तामसिकताएं और दुष्ट वासनाएं, तामसिकताएं यानी बुराइयां और दुष्ट वासनाएं, इनको भी बुराइयां ही बोला जाता है, बुरी इच्छाएं बोला जाता है, इस निर्मल धारा में बह गई। ऐसा लगा कि वो बिल्कुल साफ हो चुकी है। मन हुआ कि अनंत समय तक ऐसे बहती रहूं, सुनती रहूं इस झरने की पुकार को। पर जितेन मुझे ठेलने लगा। आगे इससे भी सुंदर नजारे मिलेंगे। अनमनी सी मैं उठी, यानी मेरा मन नहीं था वहां से उठने का, फिर भी मैं उठी। थोड़ी देर बाद ही वह फिर वही नजारे, आंखों और आत्मा को सुख देने वाले। कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े तो कहीं हल्का पीलापन लिए तो कहीं प्लस्तर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला। अब हरे रंग का मोटा कालीन यानी कि हरियाली, हरे भरे पेड़ों को बोला है उसने। और कहीं पत्ते पीले होते हैं तो हल्का पीलापन लिए हुए। देखते ही देखते परिदृश्य से सब छू मंतर, जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। सबने बादलों की एक मोटी चादर, सब पर बादलों की एक मोटी चादर और सब कुछ बादलमय। ऐसा लग रहा था हमने बादलों की चादर ओढ़ी हुई है, क्योंकि बिल्कुल आकाश के पास पहुंच गए थे बादलों में। चित्रलिखित सी मैं माया और छाया के इस अनूठे खेल को भर भर आंखों से देखती जा रही थी। प्रकृति जैसे मुझे सयानी बनाने के लिए जीवन रहस्यों का उद्घाटन करने पर तुली हुई थी। अब यहाँ माया और छाया का मीनिंग क्या है? माया यानी कि ये जो सुंदरता थी उसको माया के समान लग रही थी, उसको अपनी ओर आकर्षित कर रही थी, वो जादू में बंधती जा रही थी। छाया यानी कि इस प्रकृति का उस पर क्या असर हो रहा था। धीरे धीरे धुंध की चादर थोड़ी हटी और वहां पहाड़ नहीं, दो विपरीत दिशाओं से आते छाया पहाड़ थे। और थोड़ी देर बाद ही वे छाया पहाड़ अपनी श्रेष्ठतम रूप में मेरे सामने थे। जीप थोड़ी देर के लिए रुकवा दी गई थी। मैंने गर्दन घुमाई। सब और जैसे जन्नत बिखरी पड़ी थी। जन्नत यानी स्वर्ग के समान लग रहा था। सब कुछ बहुत सुंदर था। नजरों के छोर तक खूबसूरती खूबसूरती, यानी जहां तक नजर जा रही थी सब बहुत सुंदर था। अपने को निरंतर दे देने वाली अनुभूति कराते पर्वत, झरने, फूलों, घाटियों और वादियों के दुर्लभ नजारे। अपने को निरंतर दे देने की, यानी वो जो नजारे थे ऐसा लग रहा था सब कुछ हमें सौंप रहे हैं। दुर्लभ जो मुश्किल से देखने को मिले। वहीं कहीं लिखा था थिंक ग्रीन, यानी कि
हरियाली के बारे में सोचिए, हमेशा हरा भरा सोचिए, अच्छा सोचिए। आश्चर्य, पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो रहा था। सतत प्रवाहमय झरने, नीचे वेग से बहती तीस्ता नदी, सामने उठती धुंध, ऊपर मंडराते आवारा बादल, मध्यम मदिन हवा में हिलोरे लेते प्रियोता और रूडोडेंड्रो के फूल, सब अपनी अपनी लय, तान और प्रवाह में बहते हुए। चैरवेती, चैरवेती इसका मतलब है चलते रहो, चलते रहो। यानी सब कुछ ये झरने जो है प्रवाहमय थे और पहाड़ थे, पेड़ पौधे थे, ऐसा लग रहा था जैसे वो कह रहे हैं लगातार चलते रहो, चलते रहो। समय के इसी सतत प्रवाह में तिनके सा बहता हमारा वजूद यानी अस्तित्व, उनका जो अस्तित्व था ऐसे लग रहा था तिनके की तरह उसके साथ बहता जा रहा है। पहली बार एहसास हुआ जीवन का आनंद है यही चलायमान सौंदर्य। लेखिका को यह एहसास हो रहा था कि यही सौंदर्य ही जीवन है। संपूर्णता के उन क्षणों में मन इस बिखरे सौंदर्य से इस कदर एकात्म हो रहा था कि भीतर बाहर की रेखा मिट गई थी, आत्मा की सारी खिड़कियां खुलने लगी थी। मैं सचमुच ईश्वर के निकट थी। सुबह सीखी प्रार्थना फिर होठों को छूने लगी थी। साना साना हाथ जोड़ी कि तभी वह अतीन्द्रिय संसार खंड खंड हो गया। वह महाभाव सूखी टहनी सा टूट गया। वो इतनी प्रसन्न थी उस सुंदरता को देखकर, उसके मुंह पर बार बार वो प्रार्थना आ रही थी उसके होठों पर कि साना साना हाथ जोड़ी। तभी उसका ध्यान भंग हो गया। क्यों भंग हो गया ये देखिए आगे। दरअसल मंत्र मुग्ध सी मैं तंद्रिल अवस्था में थोड़ी दूर तक निकल आई थी कि अचानक पांव पर ब्रेक लगी। जैसे समाधिस्थ भाव में नृत्य करती किसी आत्मलीन नृत्यांगना के नुपुर अचानक टूट गए हों। उसको ऐसे लगा जैसे कोई नृत्यांगना नृत्य कर रही है मस्त होकर और उसके घुंघरू टूट गए हों। मैंने देखा इस अद्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थी। गुथे आटल सी कोमल काया पर हाथों में कुदाल और हथौड़े। यानी इतनी नाजुक नाजुक स्त्रियां थी, सुंदर सुंदर स्त्रियां थी, पहाड़ी स्त्रियां, और वो पत्थर तोड़ रही थी। कईयों की पीठ पर बंधी डोको, डोको एक बड़ी टोकरी होती है जो पहाड़ी स्त्रियां जो हैं अपनी पीठ पर बांधती हैं और उनमें उन्होंने अपने बच्चों को उठाया हुआ होता है। में उनके बच्चे भी बंधे हुए थे। कुछ कुदाल को भरपूर ताकत के साथ जमीन पर मार रही थी। इतने स्वर्गीय सौंदर्य, नदी, फूलों, वादियों और झरनों के बीच भूख, मौत, दैन्य और जिंदा रहने की ये जंग। अब इतनी सुंदरता के बीच उसने क्या देखा कि भूख है, गरीबी है, मौत है और जिंदा रहने की जंग है, कि पहाड़ों के बीच में रहना कितना कठिन होता है। जीवन यापन के लिए वो कितना कार्य कर रही थी, पत्थर वगैरह तोड़ रही थी, मातृत्व भी निभा रही थी, यानी उनकी पीठ पर बच्चे भी बंधे हुए थे और श्रम साधना के साथ और वो श्रम भी कर रही थी। वहीं पर खड़े BRO यानी बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन के एक कर्मचारी से मैंने पूछा यह क्या हो रहा है। चुहलबाजी के अंदाज में उसने बताया जिन रास्तों से गुजरते हुए आप हम शिखरों से टक्कर लेने जा रही हैं उन्हीं रास्तों को ये पहाड़ी ने चौड़ा बना रही है। यानी जिन रास्तों से आप जा रही हैं ना, ये उन पर सड़क बनाने का काम करती है। बड़ा खतरनाक कार्य होता होगा यह है। मेरे मुंह से अकस्मात निकला। वह संजीदा हो गया, कहने लगा पिछले महीने तो एक की जान भी चली गई थी। बड़ा दुस्साध्य कार्य है पहाड़ों पर रास्ता बनाना। पहले डायनामाइट से चट्टानों को उड़ा दिया जाता है, फिर बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ मरोड़ कर एक आकार के छोटे छोटे पत्थरों में बदला जाता है। फिर बड़े से जाल में उन्हें लंबी पट्टी की तरह बिठाकर कटे रास्तों पर बाड़े की तरह लगाया जाता है। जरा सी चूक और सीधा पाताल प्रवेश। यानी कि पहाड़ों से कोई भी अगर नीचे गिर जाता है तो उसकी जान जा सकती है। और पिछले महीने किसी की जान भी चली गई थी। पहले तो डायनामाइट से पत्थरों को, चट्टानों को उड़ाया जाता है, उसके बाद पत्थरों को तोड़ा जाता है और छोटे छोटे पत्थर बनाए जाते हैं, फिर उनको बिछाया जाता है। तभी मुझे ध्यान आया इन्हीं रास्तों पर एक जगह सिक्किम सरकार का बोर्ड लगा था जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था एवर वंडर्ड हु डिफाइंड डेथ टू बिल्ड दीज रोड्स। यानी कि आप ताज्जुब करेंगे कि इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को झुठलाया है। एकाएक मेरा मानसिक चैनल बदला, मन पीछे घूम गया। इसी प्रकार एक बार प्लामू और गुमला के जंगलों में देखा था। पीठ पर बच्चे को कपड़ों से बांधकर पत्तों की तलाश में वन वन डोलती आदिवासी युवतियां। उन आदिवासी युवतियों के फूले हुए पांव और इन पत्थर तोड़ती पहाड़ियों के हाथों में पड़े ठाठे, यानी कि गांठें पड़ गई थी उनके हाथों में,
एक ही कहानी कह रहे थे कि आम जिंदगियों की कहानी एक जैसी है और सारी मलाई एक तरफ, सारे आंसू, अभाव, यातना और वंचना एक तरफ। और तभी मेरी सहयात्री मणि और जितेन मुझे खोजते खोजते वहां आ गए, क्योंकि ये तो मस्त होकर आगे चलती आ रही थी ना। तो उसकी फ्रेंड तो थी मणि और उसके जो गाइड थे जितेन, उसको ढूंढते हुए वहां आए। मुझे गमगीन देखकर जितेन कहने लगा, मैडम ये मेरे देश की आम जनता है, इन्हें तो आप कहीं भी देख लेंगी, आप इन्हें नहीं, पहाड़ों की सुंदरता को देखिए जिसके लिए आप यहाँ इतने पैसे खर्च करके आई हैं। अब वो एक टाइप का व्यंग्य करता है कि ऐसी गरीब जनता तो आपको कहीं भी मिल जाएगी, अब आप पहाड़ों का आनंद लो जिनको देखने आप यहाँ आई हो। ये देश की आम जनता ही नहीं, जीवन का प्रति संतुलन भी है। ये वेस्ट एट रिपेइंग है, यानी कि कम लेना और ज्यादा देना। वेस्ट एट रिपेइंग, रीपे करना यानी कम लेना और ज्यादा देना। कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक लौटा देती हैं। आम जनता के बारे में बोला गया ये। मन ही मन सोचा मैंने। हम वापस जीप की ओर मुड़ने लगे कि तभी मैंने देखा वे श्रम सुंदरियां किसी बात पर इस कदर खिलखिलाकर हंस पड़ी थी कि जीवन लहरा उठा था। वह सारा खंडर ताजमहल बन गया था। हम लगातार ऊंचाइयों पर चढ़ते जा रहे थे। जितेन बता रहा था कि अब हम हर मोड़ पर हेयरपिन बेल्ट लेंगे और तेजी से ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे। हेयरपिन बेल्ट के ठीक पहले एक पड़ाव देखा। 7-8 वर्ष की उम्र के ढेर सारे पहाड़ी बच्चे स्कूल से लौट रहे थे और हमसे लिफ्ट मांग रहे थे। जितेन ने बताया हर दिन 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई चढ़ के ये बच्चे स्कूल जाते हैं। क्या स्कूली बस नहीं? मणि के पूछने पर जितेन हंस पड़ा। मैडम यह मैदानी नहीं पहाड़ी इलाका है। मैदान की तरह यहाँ कोई भी आपको चिकना बर्बीला नहीं मिलेगा। बर्बीला यानी बड़े हुए पेट वाला। यहाँ जीवन कठोर है। नीचे तराई से ले देकर एक ही स्कूल है। दूर दूर से बच्चे उसी में पढ़ने आते हैं और सिर्फ पढ़ते ही नहीं हैं, इनमें से अधिकांश बच्चे शाम के समय अपनी माओं के साथ मवेशियों को भी चराते हैं, पानी भी भरते हैं, जंगल से लकड़ियों के भारी भारी गट्ठर भी धोते हैं। खुद मैंने भी ढोए थे। अब देखिए उन छोटे छोटे बच्चों का भी जीवन कितना कठिन है कि वो 3-3.5 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़कर स्कूल जाते हैं। शाम को आकर माओं के साथ पशु भी चराते हैं, पानी भरते हैं, जंगल से लकड़ियां भी काटते हैं, गट्ठर ढोते हैं। खतरा अब धीरे धीरे बढ़ने लगा था। रास्ते और भी संकरे होते जा रहे थे, यानी टाइट होते जा रहे थे। कई बार लगता जैसे रास्तों को इंची टेप से नापकर एक जीप जितना ही चौड़ा बनाया गया है कि जरा भी संतुलन बिगड़े और इंच भर भी जीप इधर उधर खिसके तो हम सीधे घाटियों में। इन रास्तों पर जगह जगह लिखी चेतावनियां भी हमें खतरों के प्रति सजग कर रही थी। सामने ही लिखा था, धीरे चलाएं, घर में बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। थोड़ा और आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी, वी केयर मैन इंटर अराउंड। पर हमें नरभक्षी जानवर नहीं, दूध देने वाले याक दिखे। वी केयर मैन ईटर अराउंड, यानी कि मैन को ईट करने वाला नरभक्षी यहाँ पर आसपास हैं, तो आप केयर कीजिए अपनी। काले काले ढेर सारे याक उनको दिखे। पहाड़ों पर गिरती बर्फ से प्राकृतिक ढंग से रक्षा करने वाले घने घने बालों वाले याक। सूरज ढलने लगा था। हमने देखा कुछ पहाड़ी औरतें गायों को चराकर वापस लौट रही थी। कुछ के सिर पर लकड़ियों के भारी भरकम गट्ठर थे। अब उन्होंने फिर क्या देखा? कुछ पहाड़ी औरतें गायें चराकर लौट रही थी। पहले उन्होंने देखा पत्थर तोड़ती पहाड़ियों को देखा, उसके बाद छोटे छोटे बच्चों को देखा जो स्कूल से वापस लौट रही थी। अब उन्होंने कुछ स्त्रियों को देखा जो गायों को चरा कर लौट रही थी। कुछ के सिर पर लकड़ियों के गट्ठर थे। ऊपर आसमान फिर धुंध भरे बादलों से घिरा हुआ था। उतरती संध्या में जीप अब चाय के बागानों से गुजर रही थी। फिर एक दृश्य ने मुझे खींचा। नीचे चाय के हरे हरे बागानों में कई युवतियां बोकू पहने चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। बोकू एक तरह का सिक्किमी परिधान है, यानी कि जो सिक्किम की लेडीज पहनती हैं, उस तरह का कुर्ता सा होता है लंबा सा। नदी की तरह उफान लेता उनका यौवन, श्रम से दमकता गुलाबी चेहरा। एक युवती ने चटक लाल रंग का बोकू पहन रखा था। सघन हरियाली के बीच चटक लाल रंग डूबते सूरज की स्वर्णिम और सात्विक आभा में कुछ इस कदर इंद्रधनुषी छटा बिखेरा था कि मंत्रमुग्ध सी में चीख पड़ी थी। कितना अधिक सौंदर्य मेरे लिए असह्य था। इन्हीं वो लड़कियां जो थी बड़ी सुंदर सुंदर लग रही थी उसको। कुछ वो मेहनत करी थी तो उनका रंग बिल्कुल लाल हो रखा था। यूमथांग पहुंचने के लिए हमें रात भर लायुंग में पड़ाव लेना था। गगनचुंबी पहाड़ों के
तल में सांस लेती नन्ही सी शांत बस्ती लायुंग, सारी दौड़ धूप से दूर जिंदगी यहाँ निश्चिंत सो रही थी। तो आज के लिए इतना ही पाठ पढ़ेंगे हम। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो रह गया है इसका पार्ट हम वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।